हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्टर सी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का एक लेसन है। और इससे पहले मैंने एक डाइजेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट करा है। उसको आप प्लेलिस्ट में देख लेना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, रेस्पिरेशन। Respiration. It is exchange of carbon dioxide and oxygen between environment and cells of body where organic nutrients are broken down to release energy. रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है, और जहाँ पर कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टूटते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी में यूज़ होती है। और जो हमारे टिश्यू होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसा ये है, ये ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन आ गई। और जो हम कुछ भी खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इससे फिर ये एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये मेटाबॉलिक वेस्ट से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ये वाटर, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये है रेस्पिरेशन। वैसे आपको पता ही होगा ये सब। अब रेस्पिरेशन के बारे में और पढ़ने से पहले हम थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा यहाँ से नोज़ से शुरू होता है, ये नेसल कैविटी है। यहाँ से फिर एयर जो होती है यहाँ नोज़ से आती है ऐसे, और यहाँ पे ये ट्रैकिया। यहाँ पे और भी कई पार्ट हैं, ईसोफेगस है, एपिग्लॉटिस है, ये यहाँ पे ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, जहाँ से कि एयर पास होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन जो एयर होती है वो अंदर आती है, और यहाँ से हमारे लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा एक राइट लंग हो गया, ये हमारा लेफ़्ट लंग हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एंड पार्ट होता है, ये जो आ रही है यहाँ से ये इस वाले पार्ट में आता है, जो उसका एंड पार्ट होता है, जिसको हम ये यहाँ पे इसका लार्ज व्यू दिखा रखा है, ये रहा। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये अंगूर के गुच्छे जैसा कुछ होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे 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 तरीके का होता है, ऐसे कई सारे होते हैं इसमें। और ये यहाँ से ये वाली जो है ना, ये मैंने यहाँ दिखा रखी है ये, और इस पूरे को हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक, ठीक है। और जो इसका एक ये है, एक सिंगल कुछ इस तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एयर जो है यहाँ पे आके यहाँ पे आती है एंड में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो मैंने बताया एल्वियोलाई, तो हमारी जो एयर होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ये है एल्वियोलाई जो मैंने अभी दिखाया था, एल्वियोलाई है, इसका एनलार्ज व्यू है। यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करती है, ये एरो दिखा रखा है। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है, और यहाँ से फिर ये रेड कलर में दिखा रखी है, रेड पिंक में, ये हमारी ब्लड कैपिलरी। ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड कैपिलरी में जाती है, फिर हमारे पूरी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, हर एक बॉडी में यहाँ से ऑक्सीजन जाती है ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू। फिर जो हमारे टिश्यू होते हैं उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और रिलीज़ करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारी ब्लड कैपिलरीज से, जैसे ये जा रहा है ऑक्सीजन जा रही है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और यहाँ से फिर इसी के थ्रू वापस चली जाती है। यहाँ से वापस से एरो दिखा रखा है, यहाँ से वापस चली जाती है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, और ये इसके कुछ स्ट्रक्चर हो गए। इसमें मसल्स भी रेस्पिरेशन में कुछ होती है। ये यहाँ पे डायफ्राम है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मसल इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में। और जो हमारा रिब्स होते हैं,
रिब्स के बीच में भी मसल्स होती है जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। ये जो मैंने बताया, ऑक्सीजन यहाँ पे एल्वेलाई में आ जाती है, ये लंग्स हो गए हमारे, ये ट्रैकिया हो गया, यहाँ से एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आएगी, यहाँ पे एल्वेलाई है, फिर एल्वेलाई से हमारी ये ब्लड कैपिलरीज़ है, ये ब्लड कैपिलरीज़ है, इसके अंदर आती है, फिर यहाँ से हमारे ये टिश्यू में चली जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन टिश्यू को यूज़ करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं क्या, CO2 और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये CO2 फिर जो है वापस इसमें आ जाती है ब्लड कैपिलरीज में, वापस आने के बाद फिर दोबारा इसी एल्वेलाई में आती है, और जैसे ये आई थी वैसे ही वापस चली जाती है और एनवायरनमेंट में चली जाती है CO2। तो ये रेस्पिरेशन और ये ATP जो एनर्जी होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो कई टाइप का होता है, ठीक है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस वाले रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जैसे हमारे यीस्ट के केस में, और हमारे मसल्स में होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में। अब जो हमारे एरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, वो भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, एक है डायरेक्ट और है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी सेल्स के बीच में गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हो रहा है, बिना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन या कोई रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि हमारे में होता है ना, लंग्स होते हैं, हमारे में लंग्स होते हैं, और जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि किसी में स्किन इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में, किसी में मछलियों में गिल्स होते हैं, वैसे इस तरह के स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट रेस्पिरेशन में नहीं होते हैं, सीधा एनवायरनमेंट से जैसे ऑक्सीजन, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये इनकी बॉडी है, जैसे एल्वेला उसमें होता है, ये एमीबा में ये ऑक्सीजन जो है सीधा बॉडी के अंदर जाती है, यहाँ पे कोई लंग्स नहीं होते हैं, कोई गिल्स नहीं होते हैं, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, और इसी तरीके से सीधा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाती है। तो ये हो गया डायरेक्ट रेस्पिरेशन। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने दिखा रखा है, ये रहा एल्वेलाई, ये एल्वेलाई है, ठीक है। ये पानी में होता है तो इसलिए यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन दिखा रखा है। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इसमें, जैसे हमारे केस में ले लो, हमारे में क्या क्या होता है, नोज़ होता है, फिर हमारे फेरिनेक्स होता है, लेरिंक्स होता है, फिर हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होता है, इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ये रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, जिसमें कोई रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। अब इनडायरेक्ट में भी और दो टाइप्स आते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, वैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसको टिश्यू या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट और हमारे जो वो होते हैं लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं ना, उनके बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा है। जैसे ये है, ये एल्वियोलाई है, जो कहाँ होता है, हमारे लंग्स में, मैंने भी दिखाया था। जैसे ये मान लो लंग्स है, और यहाँ पे मैंने कहा था दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्री जैसा बनता है कुछ ऐसे, और इसके लास्ट स्ट्रक्चर ऐसे मैंने दिखाया था, एल्वियोलर सैक होते हैं। तो इसका जो एक वो होता है वो इस तरीके का होता है, यूँ, तो वो यहाँ पे दिखा रखा है। तो ऑक्सीजन आती है ऐसे अंदर आती है, एल्वियोलाई में जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे
यहाँ ब्लड कैपिलरी से एल्वेलाई में जाती है और यहाँ से बाहर। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अकर्स इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, और जिसको हम टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अकर्स इन द टिश्यू। अब जैसे ये हमारी यहाँ पे बताया, ये है ब्लड कैपिलरीज है। अभी ब्लड कैपिलरीज जो है, इसमें क्या है, ब्लड कैपिलरी से खून है, खून हमारी पूरी बॉडी के हर सेल हर टिश्यू में जाएगा। तो यहीं से ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में आ गया, और ये हमारे बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारी हर बॉडी के हर टिश्यू में जाती है। तो ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है और जो टिश्यू है, इसके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये थोड़ा अंदर की साइड है, तो इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारे हमारे टिश्यू हैं। तो ये इसके टाइप्स हो गए। जैसे यहाँ पे ये है जो मैंने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है। एक्सटर्नल में ये है एल्वेओलाई है, और यहाँ से ये हमारी ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये वाली ये, ठीक है। और यहाँ पे भी ये है, ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है ब्लड कैपिलरीज में, पल्मिनरी कैपिलरी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेओलाई से जा रही है, एल्वेओलाई में जा रही है, फिर यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। फिर ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ये और आगे डिवाइड होती है, और यहाँ पे आ गया सिस्टमिक कैपिलरी, यहाँ पे आता है। यहाँ से फिर जो ये ऑक्सीजन इधर आई थी, ये ऑक्सीजन इधर आ गई और यहाँ से हमारे टिश्यू में चली गई, और इन टिश्यू ने इस ऑक्सीजन को यूज़ करा, मेटाबॉलिक इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, कई सारी एक्टिविटी हुई, तो उन्होंने रिलीज़ करा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारी इस ब्लड कैपिलरीज में आ गई। फिर ये ब्लड कैपिलरीज वापस आएगी और एल्वेलाई से बाहर चली जाएगी CO2। तो इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखते हैं कि रेस्पिरेशन में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ब्रीदिंग सिंपल एक प्रोसेस है, सांस लेना, सांस छोड़ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या इसको हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। ये होता है इसमें रेस्पिरेशन में पहला स्टेप ये होता है। फिर दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। अब जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इनका एक्सचेंज होता है एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। जो मैंने यहाँ पे भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एल्वेलाई है और ये ब्लड है, इसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। अभी जो ब्लड है, ये ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई। अब ये हमारी जाएगा किस में, ये टिश्यू में चला जाएगा, ये टिश्यू में चला गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया इधर से इधर। अब चौथा है एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पे था रेस्पिरेटरी गैसेस का, जो यहाँ पे क्या मैंने बताया था अभी, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये वाला क्या है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, जो कि एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे है ये वाला बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये हो गया क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो ये वाला फोर्थ स्टेप हो गया, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ये वाला, ये रहा इंटरनल और ये रहा एक्सटर्नल, ठीक है। अब पांचवा है यूजिंग ऑक्सीजन बाय टिश्यू ग्लूकोज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब जो ऑक्सीजन टिश्यू में गई है, वो टिश्यू उसको यूज़ करेंगे। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से टिश्यू में चली गई, और यहाँ पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज टूट जाएगा, टिश्यू इसको यूज़ करेंगे और ग्लूकोज टूटेगा और रिलीज़ करेगा एनर्जी, ठीक है। वही है यहाँ पे, ये है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में
एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। मेन यही काम होता है रेस्पिरेशन का कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है रेस्पिरेशन। अब हम ब्रीदिंग देखते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सेलिंग एक्सपायरेशन द एयर, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इनहेलेशन सांस लेना, एक्सेलेशन सांस छोड़ना, तो ये हो गया ब्रीदिंग। ये इसकी 2-3 डेफिनेशन है यहाँ पे, जो सही लगे उसको लिख लेना। It is a mechanical process which brings in fresh air, water into respiratory organ and takes out fall air and water। यहाँ पे एयर और वाटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके केस में मैंने यहाँ पे वाटर लिखा है, ठीक है। और ये तीसरी डेफिनेशन है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो सही लगे उसको लिख लेना। The process of exchange of gases at cellular level is described as internal respiration और टिश्यू रेस्पिरेशन। जो मैंने पहले बताया था कि सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन, इस सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे सेलुलर भी लिख लेना, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये ब्रीदिंग यहाँ पे दिखा रखा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। पहले इनहेलेशन देखते हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। अब सांस ली हमने, ये ऑक्सीजन सांस ली, ये एयर अंदर गई। अब सांस लेंगे तो खुद ही महसूस करो, छाती पे हाथ रखो। सांस लेंगे तो क्या हो रहा है, छाती बाहर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो हमारे जो रिब्स हैं, ये रिब्स के जो है बाहर की तरफ आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और जो रिब्स के बीच में जो है यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। तो एयर अंदर आएगी, इसके अंदर जो हमारे लंग्स है उसके अंदर क्या आएगी, एयर आएगी, एयर प्रेशर बढ़ेगा। तो जो हमारा ये डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम मसल्स होती है, डोम शेप्ड होता है ये नॉर्मली डोम शेप्ड होता है, जब रेस्टिंग पोजीशन पे होता है डोम शेप्ड होता है। तो अब जब हम सांस लेंगे तो इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे फ्लैट पोजीशन पे आ जाएगा। जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, सांस लेंगे, तो अब देखो इंस्पिरेशन में क्या होगा, दोबारा से बता रहा हूँ। सांस लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा। हमारे ये रिब्स जो है बाहर की तरफ एक्सपैंड होंगे, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और जो हमारा ये डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये डोम शेप्ड से, डोम शेप्ड मतलब होता है जो गुम्बद होता है ना, गुम्बद की शेप का, तो होता है डोम शेप्ड। अब सांस लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा। तो ये होता है इनहेलेशन। यहाँ पे लिखा है ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूव डाउन, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। ये नॉर्मल पोजीशन थी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये ऐसे हो गया इनहेलेशन पे, ठीक है। अब दूसरा है एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा वो देखते हैं। अब हमने सांस छोड़ी, सांस बाहर छोड़ेंगे तो जैसे हमारा ये रिब्स है, सांस ली तो ये रिब्स बाहर की तरफ आ गए थे। अब सांस छोड़ेंगे तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। रिब केज गेट्स स्मॉलर एज रिब मसल रिलैक्स, जो रिब केज था वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो मतलब एक्सपैंड हो रखा था, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और जो हमारी ये डायफ्राम है जो कि फ्लैट हो गया था इंस्पिरेशन पे, अब सांस बाहर छोड़ेंगे तो वापस ही अपनी डोम शेप पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यही होता है एक्सहेलेशन में। यहाँ पे लिखा है डायफ्राम रिलैक्सेस मूव्स अप, ये होता है पूरा ब्रीदिंग। अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब ये टॉपिक है हमारा, अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले है इनकी डेफिनेशन, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग इज़ अ बायोफिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये एक बायोफिजिकल एक प्रोसेस है जिसमें कि गैसेस का एक्सचेंज होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू, सांस लेके और सांस छोड़ के गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है,
It is a biochemical process to release energy from organic compounds which are then used for performing different physical activities. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन। अब दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस तो ऊपर ही लिख दिया है, ये है बायो मैकेनिकल बायोफिज़िकल प्रोसेस है, और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब इन पे स्टेप्स क्या क्या होते हैं दोनों पे। ब्रीदिंग में होता है, ब्रीदिंग में 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स आते हैं, रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बहुत लंबे लंबे प्रोसेस है, ठीक है। अब तीसरा हमारा है वॉलंट्री और इनवॉलंट्री। कौन सा इनमें से वॉलंट्री है, कौन सा इनवॉलंट्री है। वॉलंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। ब्रीदिंग इंक्लूड्स बोथ वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री एक्शन। ब्रीदिंग जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों आता है इसमें। और जो रेस्पिरेशन है वो इनवॉलंट्री एक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव मतलब होता है, एक्टिव कोई भी प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी खर्च हो रही है, जिसमें एनर्जी लग रही है वो होता है एक्टिव, और जिसमें एनर्जी नहीं लग रही है वो होता है पैसिव, ठीक है। तो जो हमारा ब्रीदिंग होता है उसमें इनहेलेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सहेलेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। अब जो ब्रीदिंग में 2 होते हैं, ब्रीदिंग 2 स्टेप में होता है, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है एक्टिव प्रोसेस होता है, उसमें क्योंकि हमारी एनर्जी लगानी पड़ती है। अब इस एक्टिव क्यों है, क्योंकि देखो हम सांस ले रहे हैं तो एयर अंदर जा रही है और हमारे लंग्स में जा रही है, लंग्स में प्रेशर बन रहा है, हमारे रिब्स केज बाहर की तरफ हो रहे हैं। तो जो हमारी मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और जो डायफ्राम है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी ना। तो इसलिए ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग में जो इनहेलेशन है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सहेलेशन पैसिव होता है। अब जो हमारा ये है रेस्पिरेशन, एक्सेप्ट फॉर सम रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस नो अदर स्टेप्स रिक्वायर एनर्जी। रेस्पिरेशन में भी जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसको छोड़ के बाकी कोई भी जो स्टेप है उसमें एनर्जी नहीं लगती है। अब जो हमारा ब्रीदिंग है और जो रेस्पिरेशन है, इनका पर्पस क्या है, क्या मेन क्या काम है इनका। ब्रीदिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है, ब्रीदिंग का ये मेन पर्पस है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से हम सारे काम कर पाते हैं, चलते हैं, भागते हैं, ये सारे काम होते हैं। अब जो ब्रीदिंग है ये कहाँ होता है और ये हमारा जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है। ब्रीदिंग होता है हमारे सारे वर्टिब्रेट्स में होता है और सारे कुछ ऑर्थोपॉड्स में। ऑर्थोपॉड्स में इंसेक्ट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है और रेस्पिरेशन जो है हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके अंदर रेस्पिरेशन होता है। एनर्जी एनर्जी यहाँ पे है कि कौन एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, कौन नहीं करता है। ब्रीदिंग पहले बता दिया था, ब्रीदिंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये ब्रीदिंग से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ये सिर्फ गैसियस का एक्सचेंज होता है। फिर है रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मेन यही होता है रेस्पिरेशन का काम। अब कौन कौन से एंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है और रेस्पिरेशन में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब ऑर्गन देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ब्रीदिंग इन्वॉल्व मोस्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ज़्यादातर ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रीदिंग में काम करते हैं, काम होता है उनका। और जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब है इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर।
इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। ब्रीदिंग जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये सेल के अंदर नहीं होता है, ये बाहर होता है। और रेस्पिरेशन जो है ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, ये सेल के अंदर होता है। अब कौन कौन सी मसल्स जो है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं वो देखते हैं। डिफरेंट रेस्पिरेटरी मसल्स एंड डायफ्राम आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में कई सारे मसल्स इन्वॉल्व होती है, डायफ्राम भी इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन में मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब रेगुलेशन किस तरीके से होता है, इनका कंट्रोल किस तरीके से होता है, इनको कौन कंट्रोल करता है वो देखते हैं। ब्रीदिंग इज़ रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी मसल्स एंड डायफ्राम। ब्रीदिंग को तो रेस्पिरेटरी मसल्स और डायफ्राम इन्वॉल्व वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डायफ्राम मैंने बताया था डोम शेप्ड होता है ऐसा, ठीक है, सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, और जब एक्सलेशन होता है दोबारा से अपनी पोजीशन पर जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज़ रेगुलेटेड बाय वेरियस एंजाइम, इसमें कई एंजाइम होते हैं। मेजर एक्टिविटीज़, द टू मेजर इवेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग आर गैस एक्सचेंज एंड वेंटिलेशन। ब्रीदिंग में जो होते हैं दो इवेंट होते हैं, एक ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और वेंटिलेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन में द टू मेजर इवेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर गैस एक्सचेंज एंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर फॉर्म। इसमें गैसियस का एक्सचेंज होता है और साथ में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है, वो सिंपल फॉर्म में टूटते हैं। और लास्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ब्रीदिंग में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, और जो रेस्पिरेशन होता है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और उसमें कई सारी रिएक्शंस होती हैं। तो ये हो गया हमारा इनके बीच में डिफरेंस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, या जिसको हम प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। It involves taking fresh air into the lungs and expelling out used air out of the lungs outside. इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में एयर लेते हैं लंग्स में और बाहर छोड़ देते हैं यूज्ड एयर, ठीक है। अब जो हमारा ब्रीदिंग है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है इंस्पायरेशन, जिसको इनहेलेशन भी बोलते हैं, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, या इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग एयर इनटू द लंग्स, एयर लेना लंग्स के अंदर, ठीक है, सांस लेना, ये हो गया इनहेलेशन। ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा है हमारा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, एक्सपेलिंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर बाहर निकालना, बाहर फेंकना, ये हो गया एक्सपायरेशन। ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, सारी मसल्स रिलैक्स होती है, इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। अब जो मसल्स होती हैं जो इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती है वो होती है डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, और एक और होती है फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक फ्रेनिक मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इनमें। अब है पहला पहला हमारा है इनहेलेशन और इंस्पिरेटरी मैकेनिज्म, या बोल लो इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना। अब इसमें जो मसल्स होती है डायफ्राम, जो क्या होती है नॉर्मली डोम शेप्ड होती है, फिर बता रहा हूँ एक बार, डोम शेप्ड गुम्बद की शेप का होता है, नॉर्मली ये इस शेप का होता है, ठीक है, ये होता है हमारा डोम शेप्ड कौन, डायफ्राम। दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और तीसरी मसल्स है फ्रेनिक और रेडियल मसल्स। तो ये है हमारा डायग्राम अब इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये वाला है इंस्पायरेशन का और ये है एक्सपायरेशन का, ठीक है। अब ये सांस ली, ऑक्सीजन एयर अंदर आई, ठीक है, फिर क्या होगा, थोरेसिस कैविटी एक्सपैंड होगी। थोरेसिस कैविटी होती है जो हमारा पूरा ये रिब्स का स्ट्रक्चर होता है ना,
ये पूरा जो है रिब्स के अंदर जो ये होता है इसको बोलते हैं थोरेसिस कैविटी, ठीक है। अब एयर अंदर आई तो ये रिब केज बाहर की तरफ मूव करेगा, एक्सपैंड होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो डायफ्राम है जो डोम शेप्ड होता है वो फ्लैट फ्लैट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट होके ये नीचे की तरफ फ्लैट की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये होता है इनहेलेशन, ठीक है। अब दूसरा है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, अब सांस बाहर जा रही है, जो इस वाले में हुआ था इंस्पायरेशन में उसका सब उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बाहर की तरफ आया था यहाँ पे इंस्पायरेशन में और ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा था, अब ये वापस ऐसा हो जाएगा, और जो ये बाहर की तरफ आए थे ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोरेसिस कैविटी रिड्यूसेस और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, सारे रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये दोनों हो गए इसके प्रोसेस। तब ये पढ़ लेते हैं क्या है। एयर एंटर्स इनटू लंग्स, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीजेस। सांस लेंगे तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब केज मूव्स अप एंड आउटवर्ड, ये सब मैंने बता दिया। एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एयर जो होती है हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब है एक्सलेशन और एक्सपिरेटरी मैकेनिज्म। एक्सपेलिंग आउट ऑफ द एयर, सांस बाहर छोड़ना, रिब्स केज कम बैक इनटू नॉर्मल पोजीशन, जो हमारे रिब्स केज हैं जो कि इंस्पिरेशन पे अप और आउटवर्ड बाहर की तरफ आ गए थे, वो अब सांस बाहर छोड़ने पे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वापस रिलैक्स हो जाएंगे। डायफ्राम जो है अपनी डोम शेप पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जो वॉल्यूम था एयर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो हायर, वो बढ़ गया है। वॉल्यूम ऑफ द एयर नाउ इंक्रीजेस इन द लंग्स बिकॉज द प्रेशर इन द लंग्स इज़ हायर। ये एक और है यहाँ पे डायग्राम। अब ये इंस्पायरेशन है, इसमें एयर अंदर जाएगी और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, रिब केज बाहर की तरफ एक्सपैंड होंगे, और जो हमारा ये है डोम शेप डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा इनहेलेशन में, सांस लेने पे। इसको दूसरे तरीके से समझो, इसको यहाँ समझाता हूँ मैं। ये अब जैसे तुम समझो कि हमारे जो लंग्स है वो एक गुब्बारा है, ठीक है। गुब्बारा समझो इसको तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब एयर अंदर जाएगी तो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब फूलेगा और बाहर की तरफ होगा। तो इसी तरीके से हमारे लंग्स में भी ऐसी है। तो लंग्स के बाहर रिब केज है तो वो एक्सपैंड होंगे, वो भी बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। सेम जो गुब्बारे में हो रहा है सेम उसमें होगा। अब यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे डायफ्राम बना दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसा था। अब जब फूलेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये डोम शेप से फ्लैट हो गया। इनहेलेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इनहेलेशन की बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन या एयर जो है अंदर जा रही है। अब जो यहाँ पे इसके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है रिब्स के बीच में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो बस सिंपल है, इसको दोबारा समझो, सब समझ आ जाएगा। पेपर में लिख के मत आ जाना भाई तुम, बस इसको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वैसे ही अब जब क्या होगा, अब सांस बाहर छोड़ोगे तो ये वापस इससे जब एयर निकल जाती है, जैसे इसमें हम एयर भरते हैं तो क्या एनर्जी लगानी पड़ती है। गुब्बारे में हवा भरोगे तो अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो ये इसलिए एक्टिव प्रोसेस भी हो गया। और इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसलिए भी एक्टिव प्रोसेस हो गया ये। अब जब हम इसको छोड़ देते हैं तो हवा एकदम से बाहर निकल जाती है, तो कोई एनर्जी लगानी पड़ी नहीं, लगानी पड़ी, तो इसलिए पैसिव प्रोसेस हो गया। इसमें भी ऐसे होता है लंग्स के अंदर, सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, सारी मसल्स रिलैक्स होती है,
आसानी से एयर बाहर निकल जाती है, इसलिए पैसिव प्रोसेस है। तो अब जब इसकी हवा निकलेगी तो ये ऐसे हो गया था इनहेलेशन पे, वापस ऐसा हो जाएगा, और ये जो बाहर आया था सांस लेने पे वापस अंदर चला जाएगा। तो ये है हमारा भाई पूरा प्रोसेस, ठीक है। लगता है मुझे आ गया होगा तुम लोगों को समझ में। यहाँ पे डायग्राम भी देख लो, ये वाला एक्सपायरेशन वाला, ये है। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो मैं कल या परसों में अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। और जो ऊपर आई बटन है, यहाँ पे ऊपर आई बटन आपको दिखेगा, यहाँ पे भी मैं लिंक दे दूँगा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।